आज हमें अपने टॉपिक में, जैसे आज मंडे है तो आज हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, और इस टॉपिक में जो हमारी विंध्याचल श्रेणी चल रही थी, विंध्याचल श्रेणी, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो विंध्याचल श्रेणी है जिसका विस्तार गुजरात से लेके कहाँ तक है, गुजरात से लेके कहाँ तक है, बिहार तक, गुजरात से लेके बिहार तक है, और जो लगभग भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, लगभग भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और काफी बार ये एग्जाम में आया है कि वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो वह कौन सी श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो कि कैम्ब्रियन युग में बनी है। कौन से युग में बनी है, कैम्ब्रियन युग में बनी है। और इस आप बोल सकते हैं कि जो पुरानी चट्टाने हैं, विंध्याचल श्रेणी की जो पुरानी चट्टाने हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली के बाद किसका निर्माण हुआ है, विंध्याचल श्रेणी का। तो एक बार हम इस मैप में देखते हैं, एक बार इस मैप में देखते हैं, और मैप में देखिए जरा, ये हमारे भारत का मैप है, और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये हमारा गुजरात से लेकर सीधे बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक कौन सी पर्वत श्रृंखला गई है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये ऐसे करके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब देखिए इसका विस्तार गुजरात से लेके ऐसे बिहार तक में है। तो ऐसा मान लिया गया है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये लगभग हमारे भारत को दो हिस्सों में बांटती है, एक उत्तर का भारत और एक दक्षिण का भारत। और दक्षिण के पठार की शुरुआत भी यहीं से होती है, दक्षिण के पठार की शुरुआत भी यहीं से होती है। और कई बार आपने सुना होगा डेक्कन प्लेटू, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, कई बार आपने सुना होगा। तो आपको बता दें, ये जो हमारे महाराष्ट्र की जगह है, ये जहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये हमारा पश्चिमी घाट है। यहाँ पर ये जो हमारे महाराष्ट्र की जगह है, यहाँ पर कई करोड़ साल पहले लावा का उद्गार हुआ। लावा का जैसे ही उद्गार हुआ, अब जैसे आप ये समझिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं और नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो पानी जब नीचे से निकलेगा तो वह चारों दिशाओं में जाएगा, और चारों दिशाओं में जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, जहां तक उसका एनर्जी होगा, जहां तक ढलान होगी, वहीं तक फैलता चला जाएगा पानी, है ना। तो उसी तरीके से ये महाराष्ट्र के इस इलाके से एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण नीचे का मैग्मा बाहर निकला, जो कि लावा कहलाया, और वह चारों दिशाओं में फैलता चला गया, चारों दिशाओं में फैलता चला गया। और आप सभी लोगों को पता है कि जब मैग्मा चैम्बर से लावा बाहर की ओर निकलता है, मैग्मा चैम्बर से लावा बाहर की ओर निकलता है, तो मैग्मा चैम्बर का टेम्परेचर अलग होता है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का टेम्परेचर अलग होता है। नतीजा क्या कि पृथ्वी के बाहर मैग्मा आकर सूख जाता है, और सूखने के बाद क्या है, चट्टान बन जाता है। अब आपको बता दें कि जैसे यहां से जब लावा का उद्गार हुआ, तो वह चारों दिशा में उसका जो लावा है वह फैल गया। फैलने के बाद वह पूरा का पूरा क्या हो गया, जम गया, और जमने के बाद वह एक चट्टान स्वरूप हो गया, बहुत बड़ी चट्टान। भाई हमने तो देखो चट्टानें यहाँ पे देवंगना घाटी में इतनी बड़ी चट्टानें देखी हैं, बहुत हो गया, डबल चट्टानें देख लोगे। लेकिन आपको बता दें ये एक ऐसा इलाका था कि इतनी बड़ी चट्टान, अब देखो इतनी बड़ी चट्टान जो भारत को ढके हुए है, तो ये चट्टान बनी, और ये चट्टान बनने के बाद जब सूख गई, सूखने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई आ गई, एक परत बन गई। फिर लाखों साल बाद इसी क्षेत्र से फिर से लावा का उद्गार हुआ। लावा का जो उद्गार हुआ, वो जो पहली परत बनी थी उसी के ऊपर फिर से वह फैल गया। यानी आप समझ रहे हैं, एक परत बनी लावा की, उसके ऊपर दूसरी परत बन गई। लेकिन ये जो ज्वालामुखी क्रिया है, ये इतनी ज्यादा फास्ट नहीं हुई, इतनी ज्यादा जल्दी नहीं हुई। जब पहली परत हुई, पहली परत ने ढका, तो उसके ऊपर पेड़ पौधों ने जन्म ले लिया था। पेड़ पौधे उस चट्टानों के ऊपर हो गए, जीव भी हो गए बहुत सारे, और फिर जैसे ही उद्गार हुआ तो जो पेड़ पौधे थे वो सब क्या है, दब गए, उसी में दूसरी परत में दब गए। और दब गए तो मर गए, मरने के बाद क्या बन गए, जीवाश्म बन गए, है ना, पेड़ पौधे कोयला बन गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, कई सालों बाद फिर से उद्गार हुआ, यानी अब तीसरी परत बनी।
अब जो दूसरी परत बन गई थी उसके ऊपर से जीवन स्टार्ट हो गया था। वो परत जब तीसरी बार लावा का उद्गार हुआ तो वह दूसरी परत भी दब गई। अब जो जीवन स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है? तीसरी परत से। तो ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है कि लावा का उद्गार हुआ, परत बनी, फिर उसके ऊपर जीवन स्टार्ट हुआ, फिर उद्गार हुआ, फिर जीवन बना, फिर उद्गार हुआ, फिर जीवन, ऐसे करके जीवाश्म नीचे दबते चले गए, दबते चले गए और दक्षिण के पठार की ऊंचाई होती गई और एक बहुत लंबी चट्टान बनती गई। यही कारण है कि हम अपने दक्षिण के पठार को डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। ट्रैप का मतलब फंस जाना, ट्रैप का मतलब फंस जाना। तो जो जितनी बार ये लावा निकला उतनी बार जीव दबता चला गया, और जितनी बार जीव दबता चला गया वो बाहर तो निकलेगा नहीं, फंस गया और उसमें बन गई चट्टानें, चट्टानों के बीच में फंस गया। इसीलिए इसको बोला गया दक्षिण का ट्रैप, यानी डेक्कन ट्रैप। तो मैं आज इसको आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था इसका फैलाव ऊपर की ओर भी गया था, यानी कहीं ना कहीं विंध्याचल श्रेणी में भी दक्षिण के पठार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगर आप बोले कि ऊपर कहां तक फैला भाई, यानी उस समय ये महाराष्ट्र से लेके ये झांसी ललितपुर तक ढलान रही होगी, तभी तो लावा यहां से बहते हुए ललितपुर तक गया। काफी बार आपने यूपी जीके में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा पाए जाने का यही कारण है कि जो दक्षिण का पठार है वो कहां तक विस्तार है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर तक काली मृदा पाई जाती है वहां पे। उसका यही कारण है। जब इस लावा का धीरे धीरे क्षरण हुआ, ये धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हुआ, तो वही बन गई क्या? काली मृदा। आया समझ में? यानी आप देख पा रहे हैं कि ये जो विंध्याचल श्रेणी हमारी गुजरात से लेकर बिहार तक गई थी, उसमें दक्षिण के पठार का अंश भी आता है ना? कई सालों बाद जो ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनका क्षरण हुआ, क्षरण होने के बाद कट फट गई और श्रृंखलाएं टूट गई और दबाव की वजह से दूसरी श्रृंखला का निर्माण हुआ। यही कारण है कि यहाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप जो ये विंध्याचल श्रेणी है ये तो आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ जैसे रामगढ़ पर्वत श्रृंखला, जैसे कैमूर पर्वत श्रृंखला, जैसे अमरकंटक, जैसे धूपगढ़, जैसे ग्वालीगढ़, जैसे महादेवगढ़, जैसे सतपुड़ा श्रेणी, जैसे अरासुर श्रेणी, जैसे सतमाला श्रेणी, जैसे चंदौर श्रेणी, ये आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग छोटी छोटी श्रेणी, पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वही है, ऐसे करके ये चीज है। यानी छोटी मोटी श्रृंखला हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी के पास छोटी मोटी श्रृंखलाएं हमको देखने को मिलेगा जो इसी काल की बनी हुई है, और इसमें दक्षिण के पठार के भी अंश हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए एग्जाम में काफी बार ये आता है कि भैया कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। रामगढ़ कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियां उस समय कैम्ब्रियन युग में बनती चली गई, और इसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता गया कि नीचे का जो पत्थर है वह रूपांतरित हो गया, और यही कारण है कि यहां पर रूपांतरित पत्थर पाए जाते हैं। और आगे चल के जब पेड़ पौधे आए, पेड़ पौधे जब धंसते चले गए और पेड़ पौधों में जब आग लगना शुरू हो गया, तो वो भी जब धंसते चले गए तो धरती का प्रेशर पड़ा, और प्रेशर इतना ज्यादा पड़ा इस क्षेत्र में कि वह पेड़ पौधा बड़ी बड़ी तने, बड़े बड़े पेड़ किस में कन्वर्ट हो गए? कोयला में। यही कारण है कि आप देखेंगे ये जो छोटा नागपुर का पठार है, जहां पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का ये क्षेत्र आता है, जहां पर उत्तम क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है, और यही वो क्षेत्र था जहां पर उत्तम क्वालिटी का आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, तांबा हो गया निकाला जाता है। सबसे ज्यादा लौह अयस्क यहीं से तो निकलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये चट्टानें हैं, उसका कारण ये पहाड़ है, उसके कारण ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
यहां पर कई बार प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि विंध्याचल श्रेणी का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में हुआ है। तो आपको बता दें, विंध्याचल श्रेणी का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश में हुआ। फिर आप जरा देखिए कि ये देखो यहां पर छोटी मोटी श्रृंखलाएं भी हैं, ग्वालीगढ़ की श्रृंखला, महादेव, धूपगढ़ और रामगढ़, अमरकंटक, यहां से छोटी छोटी नदियों का उद्गम स्थल भी बन गया है। यानी आप बोल सकते हो कि इन्हीं पर्वतों के इर्द गिर्द कई नदियों की घाटी भी है। अब क्योंकि यहां का इलाका थोड़ा सा भ्रंशित इलाका था, यहां पे भ्रंश पड़ा, यानी यहां की जो नदियां हैं वह नदी घाटी तो बनाती है, लेकिन कैसी घाटी? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और जैसे जैसे ढलान हुआ वैसे वैसे नदी ढलान की ओर, पानी ढलान की ओर बहता गया और उसने नदी का निर्माण कर दिया। जैसे अमरकंटक की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी है, वहां पे नर्मदा नदी निकलती है। अब वो नर्मदा नदी अमरकंटक से बहते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित, ये अमरकंटक है, यहां से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते खंबाती खाड़ी गिर जाती है। यानी जब यहां पर इस धरती में भ्रंश पड़ा तो ये इलाका कुछ धंसा होगा, तभी तो पानी का बहाव पश्चिम की ओर हो रहा है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि पश्चिम का जिस तरफ पानी का जिस तरफ ढलान हो उसके विपरीत तो वह जाए पानी? ऐसा होता है क्या? नहीं, पानी तो एक तरल पदार्थ है भाई, जहां पर उसका ढलान होगा वहीं वो जाएगा। यानी अमरकंटक से जो भ्रंश पड़ा तो उसका ढलान किस तरफ बना? पश्चिम की ओर। यही कारण है कि इसी भ्रंश से बहते हुए नर्मदा नदी घाटी का निर्माण करते हुए नर्मदा नदी विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी के बीचों बीच बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे तो हमारी अधिकतर नदियां कहां पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अधिकतर नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उसका कारण यह है कि हमारे भारत का जो पृष्ठभाग है वह उठा है और हमारे भारत का जो पूर्वी भाग है वह धंसा है। लेकिन नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक से लेकर यहां बहती है, इसका मतलब यहां पर गहराई है, और यह गहराई किसके कारण बनी है? धरती में भ्रंश पड़ने के कारण। अब भ्रंश पड़े तो भ्रंश का मतलब धरती का टूटना हुआ और वी आकार का बनना हुआ, और वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, चट्टाने हैं, चट्टानों का ही क्षरण होता रहता है। यही कारण है कि नर्मदा नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लेकर जाती है, अवसाद बहा के लेकर नहीं जाती। चलिए अब थोड़ा सा हम अगला मैप देखेंगे। अगला मैप कौन सा देखेंगे? जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में इसका कहां तक विस्तार है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, और आप जहां पर इसको भूरा भूरा देख रहे हैं वहां पर धरती थोड़ी सी उठी हुई है, धरती थोड़ी बहुत क्या है? उठी हुई है। और जहां पर आप यहां पर ग्रीन देख रहे हैं मतलब वहां पर थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्र है जहां पर कृषि की जाती है। तो आपको बता दें हमारे भारत में ये जो विंध्याचल श्रेणी है गुजरात से लेके सीधे एक लाइन से होते हुए और आगे चल के उत्तर प्रदेश होते हुए कहां निकल गई है? गुजरात, बिहार में निकल गई है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो विंध्याचल श्रेणी यहां पर, ये जो विंध्याचल श्रेणी मैंने बनाई, इसी के जस्ट नीचे ये आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ग्रीनरी, यानी यहां पर थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्र है, थोड़ा बहुत समतल क्षेत्र है। ये जरूर नदी का किनारा होगा, ये जरूर नदी की घाटी होगी, तभी तो ग्रीनरी है ना। तो आपको बता दें ये जो घाटी बनी हुई है, जो ग्रीनरी है, यही है नर्मदा बेसिन, यही है नर्मदा। ये नर्मदा अमरकंटक के नदी से निकलते हुए ऐसे बहते हुए अगल बगल के क्षेत्र को सिंचित करते हुए गुजरात निकल जाती है। और इसी के नीचे फिर देखो ये जो ग्रीनरी दिख रही है आपको, यानी नदी घाटी है, इसी के जस्ट नीचे और देखेंगे तो फिर से ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है ना। यानी यह कौन सी है? सतपुड़ा रेंज। कौन सी है? सतपुड़ा रेंज। तो आपको बता दें कि ऊपर की ओर विंध्या श्रेणी है, नीचे की ओर सतपुड़ा श्रेणी है, और उसके बीच में एक हल्का सा समतल क्षेत्र है जहां पर खूब खेती की जाती है, वही है नर्मदा नदी घाटी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की, यही कारण है कि इसी नदी के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा खेती की जाती है।
क्योंकि खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होता है? पानी होता है। यही कारण है कि आप इस नदी के अगल बगल हल्का सा समतल यानी मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब इस नदी के जरा ऊपर देखिए और इस नदी के जरा नीचे देखिए। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी ऊबड़ खाबड़ जमीन है और इसके नीचे भी ऊबड़ खाबड़ जमीन है। यहां पर कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कुछ पठार भी हैं, जैसे मालवा का पठार, जैसे नीमच का पठार, जैसे पन्ना का पठार, है ना। और पन्ना में आपने देखा होगा काफी हीरे की खदानें हैं, है ना। और यही वो क्षेत्र है, ये देखो, ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है सफेद सफेद, ये ललितपुर है और यही वो क्षेत्र है जो धीरे धीरे दक्षिण का पठार का लावा बहते बहते यहाँ तक पहुंच गया था और यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ। हालांकि इस मैप से अभी आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा नर्मदा घाटी, अभी जब आप अगला मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो मैप है ये मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र दिखाता है जहां पे पर्वतीय क्षेत्र भी है, जहां पे पठारी क्षेत्र भी है और जहां पर नर्मदा नदी की घाटी भी है। आप इस मैप को अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए अभी मैं आपको दो मैप दिखा देता हूं, ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं और दोनों में जरा समानताएं देखिए। एक मैप हमारा देखिए ये रहा, ये वही मैप है जो अभी मैंने दिखाया, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं कि यहां से अनूपपुर जिले से यहां पर अमरकंटक से बहते हुए ये नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, इसके ऊपर ऊबड़ खाबड़ है और इसके नीचे ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ का मतलब पर्वत होंगे या तो पठार होंगे, है ना, पर्वत होंगे या तो पठार होंगे जो जमीन से ऊंचाई में होंगे, है ना। अभी आप देखिए दूसरा मैप, अब इसको देखिए ध्यान से, ये वही मैप है मध्य प्रदेश का। अब आप जरा देखिए, ये छोटे छोटे देखो पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, ये छोटे छोटे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, यही है हमारी क्या, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये देखिए छोटे छोटे विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये ऐसे करके आगे बिहार तक गई है श्रृंखला, सासाराम तक। और इसके इर्द में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। मतलब यह पर्वत श्रृंखला के जस्ट नीचे ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार, यह जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई में कैसा इलाका है, समतल इलाका है, जिससे कई सारी नदियों का उद्गार होता है। कुछ नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं और कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर में बहने के बाद हमारी यमुना नदी से मिल जाती है। जैसे ये मालवा का पठार आप देख रहे हैं, यहीं पर ही यहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, महू, ठीक है। अब महू की जनापाव पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो राजस्थान से बहते हुए सीधे उत्तर प्रदेश को आगे निकल जाती है और जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहते हुए आगे यमुना नदी में मिल जाती है और बीहड़ का निर्माण करते जाती है। अब आप ही जरा बताएं, चंबल नदी, अब आप ही जरा बताएं, अगर महू से देखिए ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और यहां से नदी अगर ऊपर की ओर जा रही तो मतलब इस पठार, मालवा के पठार से जो ढलान है वह किस तरफ है, ऊपर की ओर। और फिर नदी ने राजस्थान से फिर मोड़ लिया और फिर उत्तर प्रदेश चले गई, यानी राजस्थान से फिर ढलान किस तरफ है, उत्तर प्रदेश की तरफ, तभी तो पानी बह रहा है। अब इस मालवा के पठार से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपने सुना होगा रीवा जिला, रीवा का पठार, रीवा का पठार। और रीवा के पठार से जस्ट नीचे हमारी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला सीधे चली गई है किस तरफ, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार जिला करते हुए, है ना। अभी देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, अभी आप लिख ना पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला ये गुजरात से लेके सीधे पहुंच गई है रीवा के पठार को और बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला इलाका, बघेलखंड का पठार, उसको टच करते हुए सीधे आगे निकल गई है। और ये रहा यहाँ पे हमारा चित्रकूट, चित्रकूट। और यहाँ के इर्द गिर्द आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, फिर यहाँ से आगे, यहाँ पहले सतना पड़ता है, यहाँ पहले सतना पड़ता है, सतना से फिर चित्रकूट होते हुए और आगे उधर निकल गई है बिहार में। तो आप जो ये देवांगना घाटी देख रहे हैं, ये रही देवांगना घाटी, यहाँ पे ये चित्रकूट के बगल में ये रही देवांगना घाटी, ये विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है। तो आप जरा सोचिए, चित्रकूट में जो हम रह रहे हैं और यहाँ पर जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये सीधे कहाँ से आई है, गुजरात से। अब क्योंकि हमारा चित्रकूट में पर्वतीय क्षेत्र भी है, ध्यान सुनिएगा, हमारा चित्रकूट पर्वतीय क्षेत्र भी है, हमारा चित्रकूट मैदानी क्षेत्र भी है, समतल क्षेत्र भी है।
आप यहां देवांगना घाटी के ऊपर गए होंगे तो जैसे ही ऊपर चढ़े होंगे उसके बाद समतल आ जाता है। असमतल आ गया मतलब क्या हो गया? पठारी क्षेत्र। उसी को बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। यानी हम लोग कहां रह रहे हैं? बुंदेलखंड का पठार। अब जरा देखिए, ये रहा यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। ये झांसी वाला क्षेत्र भी बुंदेलखंड के पठार में आता है। अब बुंदेलखंड का पठार यहाँ चित्रकूट से टच है। यही कारण है कि चित्रकूट में पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि बुंदेलखंड का पठार पूर्व की ओर विस्तार है। तो जहां से इसका पूर्व की ओर विस्तार है वहीं पर ये पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आके इससे टच हो गई है। तो आपने देखा होगा कि हमारी देवांगना घाटी में पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलता है, पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। सतना की तरफ और बढ़ जाएंगे आप तो आपको पर्वत ही पर्वत दिखेंगे। गुप्त गोदावरी की तरफ उधर जाएंगे, शबरी जलप्रपात जाएंगे तो उधर पर्वत ही पर्वत दिखेंगे। ये वही है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही है। यानी हमारे मध्य प्रदेश का झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, यह क्षेत्र किसका है? बुंदेलखंड का पठार। और आगे चल के बुंदेलखंड का पठार किससे टच हो गया है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। फिर देखिए, ये यहां पर है बघेलखंड के जस्ट बगल में, ये यहां पर ये अमरकंटक है और अमरकंटक से एक नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। तो देखो, जो ये आप एक इसमें जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये घाटी, ये इतना बड़ा क्षेत्र, बेसिन, नदी बेसिन, ये नर्मदा नदी का बनाया हुआ है। और यहां पर अत्यधिक खेती होती है इस नदी की वजह से। क्यों? क्योंकि ये नदी ऐसे बहते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। अब आप ही जरा बताएं, ये नदी अगर ये अमरकंटक से निकल रही है और इस तरफ बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है, मतलब ये घाटी का जो ढलान है वह किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। यही वो भ्रंश था जो नीचे से टूटा था और टूटने के बाद एक दरार पड़ी और दरार गहरी होती चली गई सीधे खंबाती खाड़ी की ओर। और यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से जो नदी निकली वो यहीं पर बहते हुए और अगल बगल के क्षेत्र को सिंचित करते हुए खंबात की खाड़ी में गिर गई। ये अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से अलग अलग दिशा को नदी बहती है। जैसे अमरकंटक से ही पूर्व की दिशा में बहती है, अमरकंटक से ही उत्तर पूर्व की ओर, अमरकंटक से ही उत्तर की ओर नदी बहती है। यानी आप बोल सकते हो कि ये जो अमरकंटक है यह थोड़ी सी क्या है? ऊंचाई में है ना। और यहां से निकलने वाली नदियां अलग अलग दिशा में जाती हैं। यानी इस जगह में ऐसा भ्रंश पड़ा है कि ये भ्रंश उठ गया, ये हिस्सा उठ गया और इस उठे हुए हिस्से से अलग अलग दिशा में ढलान हो गई। यही तो कारण है कि इस पहाड़ से, इस पर्वत से अलग अलग दिशा में नदियां जाती हैं। कुछ नदियां हमारे उत्तर में गंगा से मिल जाती हैं, यमुना से मिल जाती हैं, कुछ नदियां झारखंड और छत्तीसगढ़ की ओर चली जाती हैं, है ना। और कुछ नदी देखो यहाँ पे आती है। फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पर, फिर आप यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे कि यहीं पर हमारी सतपुड़ा श्रेणी भी है। ये देखिए सतपुड़ा श्रेणी, और ये भी विंध्याचल श्रेणी के समानांतर ही गई हुई है। और यहाँ पर है मैकल पर्वत श्रृंखला और यहीं से एक नदी निकली है जिसको हम बोलते हैं ताप्ती नदी। ये ऐसे करके ताप्ती नदी, यहां से ही एक नदी निकली है, क्या? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऊपर विंध्याचल श्रेणी है, फिर नदी घाटी है नर्मदा की, फिर सतपुड़ा श्रेणी है, यानी इस इलाके में दो भ्रंश हुए थे। इस इलाके में कितने भ्रंश हुए थे? दो भ्रंश। एक भ्रंश विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में और दूसरा भ्रंश सतपुड़ा और सतमाला के बीच में। और वो ऐसे भ्रंश पड़े कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो गया? पश्चिम की ओर हो गया। और यही कारण है कि यहां से दो नदियां हमारे पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। एक का नाम है नर्मदा जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, और एक नदी है कौन? ताप्ती, जो सतपुड़ा और नीचे सतमाला के बीच में है। अब यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो उसका आंसर है नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी
भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, बस ये नर्मदा ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती। देखो कितने सारे प्रकार होते हैं क्वेश्चन पूछने के, और आंसर एक ही, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा क्यों नहीं बनाती, वो कारण ये है क्योंकि भ्रंश घाटियों से बह के सिर्फ अपने साथ कंकड़ पत्थर ही बहाकर लेके जाती है। ठीक है, अब कंकड़ पत्थर थोड़ी ना डेल्टा बनेगा, है ना। कंकड़ पत्थर से डेल्टा नहीं बनेगा। कंकड़ पत्थर एक जगह जमा होगा और मान लो अगर वो जुड़ गया तो एक बड़ी चट्टान बन जाएगी। और जितनी भी नदियां हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहती हैं उनको एक मैदानी क्षेत्र मिल जाता है, उनको बहने के लिए एक मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। और मैदानी क्षेत्र के जितना भी कूड़ा करकट है वह अपने साथ बहा के लेके जहां पर समुद्र के मुहाने पर वह मिलती है वहां पर कचरा जमा कर देती है, और वही कचरा अवसाद कहलाता है। और जब वो जम जाता है, कठोर हो जाता है, वही कहलाता है डेल्टा। और उसमें अगर कोई वनस्पति उग गई तो डेल्टाई वन। और डेल्टाई वन का स्वरूप कैसा होता है, मैंग्रोव, यानी वहां के पेड़ कैसे स्वरूप में उगते हैं, खारे पानी में, है ना। चलिए, ये चीज आप लोगों को समझ में आया। ओके, इसको बंद कर दीजिए। कोई डाउट है?